नमस्कार, मैं जोगेंद्र खन्ना दादरी क्रांति न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे साथ फिर से दीपक लांबा जी जुड़ चुके हैं, जो कि भारत जोड़ो यात्रा में अहम भूमिका निभाने वाले थे, जिन्होंने राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी यात्रा को एक बहुत बड़े आयाम तक पहुँचाया। आज हम गाड़ी में बैठे हैं और बैठने का कारण बता दूं कि दीपक लांबा जी ने एक यात्रा जैसे राहुल गांधी जी ने शुरू की थी कि उसी की तर्ज पर दादरी विकसित संकल्प यात्रा चरखी दादरी विधानसभा में शुरू कर रखी है। तो वो कैसी यात्रा है और वो किस तरह से निकलते हैं, क्या उनके मन में विचार आते हैं, और सबसे पहला हमारा प्रश्न भी ये रहेगा कि वो जब बाई रोड निकलते हैं तो रोड की क्या हालत होती है दादरी विधानसभा में लेकर। तो और भी कई सवाल हैं, उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार जोगिंद्र भाई। दीपक जी, हम रोड से चल रहे हैं और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है चरखी दादरी विधानसभा का गांव है सांक रोड, वहां आज दीपक जी का प्रोग्राम है और दादरी से हम निकल चुके हैं। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा जी, आप जब भी यात्रा जो दादरी विकसित संकल्प यात्रा है उसके लिए निकलते हैं तो रोड की हालत क्या देखते हैं आप? देखिए, हमारे को सौगात के रूप में 152 डी तो मिल गया जी, लेकिन 152 डी की छाया में हमारे जो छोटे रोड थे या पुराने रोड थे जी, उनकी हालात तो खराब हैं। जैसे हम जो है पुराना रोहतक रोड है जिसको आप जानते हैं, जो दादरी को उधर कलानौर से जोड़ते हुए रोहतक तक जाता है, जो कि पुराना अपना एरिया पड़ता है इसमें। दादरी विधानसभा बोंद तक पड़ता है और बोंद के बाद जो है नेक्स्ट खेड़ी मोड़ जाके उधर दूसरी विधानसभा का पार्ट आ जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो रोड है किसी समय में राजधानी रोड इसको बोलते थे, चंडीगढ़ जाने वाले लोग इसका यूज करते थे। अब सुनने में ये आता है कि इसका कुछ दिनों में भाई इसको चौड़ा करने का काम शुरू होगा, नया बनेगा। उस चक्कर में लोगों को एक आस तो है कि कभी हो जाएगा, लेकिन सरकार ने इस पे जो मौजूदा हालात हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। हमारी गाड़ी जब चल रही है तो वो ऊपर नीचे भी हो रही है, झटके भी आ रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि 152 डी की छाया में सरकार ने जो नए और पुराने रोडों की मेंटेनेंस करनी थी, छोटे रोडों की, जिस पे यातायात में लोकल लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और ये सुविधाओं का पार्ट है, लोगों को ये सुविधाएं अच्छी और बेहतर स्थिति में मिलनी चाहिए। दादरी विधानसभा की बात करें तो दादरी विधानसभा के चारों तरफ नेशनल हाईवे हैं जी, लेकिन दादरी के जो अंदर के रोड हैं, जैसे हम दादरी से रोहतक रोड पर निकले हुए हैं, तो ये रोड लास्ट शायद पिछले साल ही बनकर तैयार हुआ था और आज इसकी हालत तो कहाँ कमी मानते? क्या नेता लोग ऐसा रोड नहीं बनवाना चाह रहे कि उनको बार बार बनाना पड़े, नहीं, या कुछ सरकार में ही कमी? कहाँ कमी मानते हो आप ये? मुझे लगता है, देखिए माइनर लेवल पे जब जाएं, नेताओं का पॉलिटिकल विल तो ये होता है कि बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े नेता कहीं ना कहीं अब भी गाड़ी ऐसे चल रही है सर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारा ड्राइवर कॉन्शियस भी है आपका कैमरा देख के, तो वो वैसे भी धीरे चलाने की कोशिश में है। लेकिन मुझे लगता है कि नेताओं का, और ये नेक्सस है पूरा, लोगों को भली भांति समझ में आता है कि ठेकेदार जो पैसे लगाने की कोशिश में रहता है उसमें से बहुत सा पार्ट उसको रिश्वत में देना पड़ता है। तो बेसिकली किसी काम को करने के लिए जब एक टीम बनाई जाती है, अच्छा काम होगा तो सारी टीम के लिए अच्छा है, यदि गलत होगा तो सब उसके भागीदार हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सब चीज़ें बनने के समय और जब तक कि लोकल लोगों का, जिनके लिए ये रोड यूज़ होना है, उनको शामिल नहीं करेंगे आप टीमों के रूप में, तब तक इसकी क्वालिटी कॉन्शियसनेस मुझे नहीं लगता है कि कभी आएगी। जिस तरह गांव में यदि कोई काम हो रहा है तो गांव के लोगों की यदि कमेटी उसको सुपरवाइज करने के लिए नहीं बनेगी और एक दो आदमियों के ऊपर ही बात छोड़ दी जाएगी, जैसे ग्राम सचिव, पंचायत राज के SDO या उससे ऊपर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, तो कहीं ना कहीं वो खामिज़ा या वो कहेंगे कि उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि कुछ साल पहले ही बना था रोड, अब ये टूट गया है, ये अल्टीमेटली किसका लॉस है? मेरा और आपके टैक्स के पैसे का लॉस है। अच्छा सर, सुबह जब आप निकलते हो दादरी विकसित संकल्प यात्रा के लिए जी, तो मन में क्या थॉट आते हैं? क्या मतलब क्या मन में ये रहता कि आज इस गांव में चलेंगे तो यहाँ समस्या भगवान करे ना मिले, फिर क्या समस्याएं मिलती वहाँ जाकर, और यहाँ से जो सोच के चलते तो वहाँ पर क्या सोच हो जाती है आपकी? नहीं, देखिए, अब तो 22 तारीख से हम इस यात्रा में लगे हैं जी, और पूरा देखा जाए तो मुझे लगता है गांव के नाम चेंज हो जाते हैं लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं वो लगभग बराबर हैं।
कुछ कुछ गांव हैं जिसमें बहुत बुरा हाल है जी। लेकिन ये है कि अब ये थॉट तो नहीं आती कि काश इस गांव में कोई समस्या ना मिले, क्योंकि अब आप देखिए कि हम 38 से ज़्यादा गांव कर चुके हैं। तो 38 से ज़्यादा गांव होने के बाद आपको ये पता लग जाता है कि हल्के की हालत क्या है। तो अब वो थॉट नहीं है जी। और हमें पता भी होता है कि गांव में जाके क्या लोगों ने समस्या बतानी है, वो आपको रेफरेंस के लिए ऑलरेडी जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे पता लगने लगता है। आपने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी का साथ दिया है जी। तो पूरे भारत में भ्रमण किया आपने, वहाँ जी। के रोड भी देखे होंगे, वहाँ की सुख सुविधाएं या कमियां वो भी देखी होंगी। फिर उसके बाद आप चरखी दादरी विधानसभा में आ गए। तो यहाँ अगर आपको क्या लगता है कि 10 साल बीजेपी को जो जनता ने दिए, क्या बीजेपी ने काम करवाए गाँव में, स्पेशल गाँव में? नहीं, शहर का तो आपने देख ही लिया हाल। नहीं, काम किसी ने नहीं करवाए हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में तो हम केरला से शुरू हुई थी, कन्याकुमारी से हमने शुरुआत की। देखिए, अलग अलग देश में अलग अलग तरह का लोगों का टेम्परामेंट है। हम नॉर्थ इंडिया में आते हैं। नॉर्थ इंडिया में लोग अपना छोटा सा स्टेट है, हर गांव का व्यक्ति किसी ना किसी, चाहे सीएम कोई भी रहा हो, हर आदमी की अप्रोच यदि वो मिलना चाहे तो सीएम को मिल सकता है। लेकिन जो साउथ के बड़े स्टेट्स हैं उसमें हो सकता है कि वो जो सीएम तक पहुंचे है वो लोगों की पॉलिटिकल पहुंच तो नहीं होती, लेकिन अगर गांव की सर बात करें तो गांव में आपको विकास 10 साल में नजर आया कहीं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, सिविक सोसाइटी की जो सेंस है जी, वो पूरे देश की अलग है, हरियाणा की अलग है। और जो विकास की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मेरा मानना है कि बीजेपी ने सिर्फ 3 चीज़ों पे काम किया है हर जगह, हर क्षेत्र में। पहला उन्होंने किया है डर, जाट नॉन जाट का आपस में एक दूसरे को डर पे। दूसरा नशा। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो, जाट नॉन जाट की, ये आरोप लगा रहे हो बीजेपी पर। आरोप क्या है, ये सच्चाई है। हरियाणा में हर व्यक्ति जानता है जी। इवन बीजेपी वालों से आप बात करेंगे तो उनको पता है कि वो ऑलरेडी ये कहते हैं कि ये इलेक्शन तो जाट नॉन जाट पे है। आप कैमरे के सामने पूछेंगे, हो सकता है बात आपसे डरते हुए वो बता ना पाए, लेकिन आप किसी भी बड़े बीजेपी के नेता से, कार्यकर्ता से आप ये बात करिए, उनको खुद लगता है कि हमारी पार्टी इस लाइन पे है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग तो उस पर गर्व भी महसूस करते हैं, जो कि सरासर मतलब मुझे तो दुख का कारण लगता है। बीजेपी ने सिर्फ 3 चीज़ों पे काम किया जो मुझे लगता है। पहला, डर पे किया है, लोगों को डराया है एक दूसरे के खिलाफ। दूसरा, उन्होंने नशे पे, नशा इतना ज़्यादा फैल रहा है उस पर कोई लगाम नहीं कसी गई। तो बीजेपी की राज में डर, नशा और लास्ट में कर्ज की बात करें, अब मैं ये कहना नहीं चाहता क्योंकि हम सिर्फ एक हल्के दादरी के लिए मैं काम करने की कोशिश में हूँ। मैं देश की फिगर बार बार अपने इंटरव्यूज़ में लाता नहीं, लेकिन आपको मैं सच्चाई जो है, कर्ज हम में से, मैं, आप, हमारे जो सारथी भाई है ये, और कैमरा पकड़े ये 4 लोग हैं। आप जानते हैं हम चारों पे कितना कर्ज है? हर आदमी पे 1,30,000 रुपये का कर्ज भारत सरकार ने ले रखा है जी। तो हम लोग 31 करके 4 आदमी यदि आप इसमें देख लें तो देख लीजिए कितना होगा। 5,20,000 रुपये हमारे ऊपर कर्जा है जो कि गवर्नमेंट ने हमारे नाम पे उठा रखा है जी। तो कर्ज दिया, डर दिया और नशा दिया, ये 3 चीज़ें हर जगह, ये यूनिवर्सल है जी। यदि पहले कहीं पे 1% नशा डर था, अब वो बढ़ गया है। मैं इसमें ये नहीं कहता कि सभी राज्यों में नशे की स्थिति वो है, लेकिन जहाँ नहीं था वहाँ भी शुरू हो गया है। ओके। तो मुद्दा ये है कि 3 वादे हम कर रहे हैं और 3 चीज़ें वो वादा कर रहे हैं। वो दे रहे हैं डर, नशा, कर्ज, हम दे रहे हैं पढ़ाई, कमाई और दवाई। अच्छा सर, आपने बताया कि पढ़ाई, कमाई और दवाई आप लोग दोगे अगर आपको जनता का आशीर्वाद और नेताओं का आशीर्वाद मिला तो, टिकट के रूप में जी। आपने शहर के बारे में बताया था पिछले इंटरव्यू में कि भी शहर में हम एक उद्योग स्थापित करेंगे और 20,000 नौकरियां देंगे। तो वो तो गांव से और शहर से हो सकती। गांव के लिए विशेष क्या पैकेज आपके लिए? क्योंकि गांव के जो हालात है, समय पर बिजली नहीं आना, पानी नहीं पहुंच रहा, तो लगभग 4-4 घंटे के कट लग रहे बिजली के। तो गांव के लोग भी तो टैक्स पे करते होंगे। तो गांव के लिए क्या पैकेज आपके? देखिए, आपके पिटारे में ऐसा क्या है? देखिए, पहला तो ये है कि मैं ये एक छोटी सी करेक्शन जरूर करना चाहूँगा। जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, इसमें मैं देने वाला मैं कोई नहीं जी। मैं जो हूँ सिर्फ पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। उनका टैक्स से दिया हुआ पैसा जो है उसको मैं एक अच्छी जगह लगाने की कोशिश में अपना पूरा प्लान लेके आया हूँ जी। तो देने वाला मैं कोई नहीं।
जनता जो है वो अपने पैसे से अपने लिए ही काम करेगी। उन्होंने बस ठीक है कि किसी ठीक आदमी को उन्होंने नौकरी पे रख लिया तो उससे क्या होगा कि वो उस काम को बेहतर बना सकते हैं। शहर की बात है, देखिए 2-3 चीज़ें यूनिवर्सल हैं। बेरोजगारी की बात है तो शहर और गांव में कोई फ़र्क नहीं। मूल सुविधाओं में बात यह है कि शहर की समस्याएं अलग हैं, गांव की अलग हैं। देखिए बिजली की आप बात कर रहे हैं, बिजली पे मुझे ये लगता नहीं कि बिजली कोई बड़ा मैटर है सुधारने का, क्योंकि वो तो तुरंत हो सकता है। देखिए उसमें ना तो नई लाइन बिछनी है, ना नए लोगों को जॉब देनी है। जब दिन में 6 घंटे लाइट आ सकती है तो 24 घंटे भी आ सकती है। उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ करना क्या है, आपको टीम में लोगों को थोड़ा शामिल करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि सारी जनता की तरफ से सारी चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हैं। देखिए हमें बिलों पे काम करना पड़ेगा। यदि सरकार कांग्रेस की बनती है, अभी एक वादा भी वो कर रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री करेंगे। यदि 300 यूनिट फ्री हो जाती है तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि बिल तो चलो वैसे ही लोगों का जीरो हो जाना है, मैं ये चाहूँगा कि 24 घंटे 22 घंटे लाइट जरूर गांव में रहे। वो करने के लिए कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। जब 6 घंटे लाइट आ सकती है तो 22 घंटे भी लाइट आ सकती है। अच्छा सर, पानी के लिए काम करना पड़ेगा। पानी पहुंचना, पानी का प्रबंध होना, लाइन होना, ये कई जगह मिसिंग है। उस पे काम भी करना पड़ेगा, उस पे नए आयाम भी स्थापित करने पड़ेंगे। जब तक कि परमानेंट सॉल्यूशन ना हो, टेम्परेरी सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। मैं कुछ गाँव में गया, वहाँ पे कहीं कहीं प्राइवेट प्लेयर ने अपनी लाइन बिछा रखी है। जब एक प्राइवेट आदमी जिसके पास कोई सोर्स नहीं है और वो इतना बड़ा सिस्टम का हिस्सा भी नहीं होता, सरकार एक बहुत बड़ा सिस्टम होती है, यदि वो चाहे तो प्राइवेट लाइन बिछवा देंगे, बाहर से ऊपर करवा देंगे जब तक कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आता। सर आप यात्रा कर रहे हो दादरी के जितने भी गाँव हैं जी विधानसभा के जी, तो शुरुआत में जो आपको फेस हुआ, नए लोग, नए गांव, हालांकि आप दादरी से ही हो लेकिन काफी समय बाद आए हो, तो अब जो यात्रा आज का दिन है और कल का जो बीत गया, मतलब कितना मजा आ रहा है आपको अब यात्रा करके? देखो वो राहुल गांधी जी वाला तो हो चुका, अब दादरी की बात करें तो कितना आनंद आ रहा है आपको, या ये कह रहे यार गलती कर दी यात्रा शुरू करके परेशान हो गया? नहीं, परेशान नहीं हुआ। स्टार्टिंग में जिस दिन शुरुआत की यात्रा थी, देखिए नर्वसनेस ये थी कि अपने हल्के के लोग इस यात्रा को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे मान लो किसी के घर दरवाजे पर आप जाएं तो उसके रिस्पॉन्ड करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। पहला डर, जब मैं किसी घर जाने की कोशिश सोच रहा था तो मुझे लगता था पता नहीं लोग यार दरवाजा भी खोलेंगे कि नहीं, बात भी करेंगे कि नहीं। ये भी हाँ, कौन दीपक जी है? नहीं, कौन दीपक जी तो नहीं, वो तो इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं कि मैं दीपक हूँ, अचीना गाँव से हूँ, आपके यहाँ का हूँ, वो सब वो कोई नहीं। इतने तो मिलनसार हमारे प्रदेश के लोग हैं। लेकिन मेरे को ये था कि जब मैं उनसे बात करूँगा कि हम यहाँ से चुनावी उसमें आने वाले हैं और हम दादरी के बारे में सपना लेके आए हैं, मैंने ये सब कुछ लिखा है, आप पढ़िए, तो मुझे ये लगता था पता नहीं वो रिस्पॉन्स कैसा देंगे। वो ये भी कह सकते हैं जा, हमें नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं सुनना भाई। अब मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है? हाँ, मतलब अब तो मुझे ये लगता है कि अब मैं आधे से ज्यादा गांव जा चुका, तो मुझे अब वो कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ गया है। हमारी टीम के लोगों को भी लगता था पता नहीं गली में जाने देंगे कि नहीं। लोग कई बार ऐसा कह देते हैं भाई हमारी गली में क्यों आया तू, हमारी भैंसों को तंग कर दिया। भाई हमने यात्रा का शुरू पहले से डिसाइड करके रखा कि हम 200-300 लोग नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो 10-12 से ज़्यादा। अभी भी आप देख रहे होगे हमारे आगे हमारा एक भोपू वाला टेम्पू है, एक अपनी ये गाड़ी है और पीछे एक इस गाड़ी में भी अपन नहीं है, 2 है और एक हमारे सारथी है और एक कैमरा मैन। 2-3 जो लोग थे वो आपकी वजह से पिछली गाड़ी में है, तो हमारे कुल मिला के आज पूरी गाड़ी देखेंगे तो 12 लोग होंगे। अच्छा सर, बात करें क्योंकि अपनी चरखी दादरी एक हॉट सीट मानी जाती है जी। पहले यहाँ किसी समय में बंसीलाल जी का प्रभाव था, फिर भजनलाल जी का हुआ, उसके बाद फिर ओम प्रकाश चौटाला जी का हुआ, फिर उन्हीं के परिवार से किरण चौधरी अपना दावा ठोकने लगी और वो बीजेपी में शामिल हो गई है। तो दादरी एक हॉट सीट है। और यहाँ चरखी दादरी की बात करूं मैं तो टिकटार्थी बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो आप अपनी कांग्रेस की टिकट को लेके कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? देखिए पहले तीन चीजें आपने डिस्कस की। एक तो हमारे बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया जो कि पुराने समय से हमारे बड़े नेता रहे हैं। लाल यदि बात करें, नो डाउट लोगों ने मनोहर लाल को भी जोड़ा है, लेकिन वो नहीं, वो तीसरे लाल तक हम बात करें, तीनों का बड़ा वर्चस्व रहा है, बड़ा नाम रहा है और उनकी राजनीति में पूरे अध्याय लिखे गए, है ना, बहुत लंबा काम था। तो उनके परिवारों का असर यहाँ रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ कि आप जब ये बताते हैं कि ये एरिया मेरा, यहाँ पे मेरी चलती है, मेरे कहने से टिकट वितरण होता है, मेरे कहने से वो लोग वोट डालते हैं, उस समय तो आप खड़े नजर आते हैं।
लेकिन जब यहाँ पे किसी मुसीबत के लिए, परेशानी के लिए बात पूछी जाती है कि यहाँ का विकास क्यों नहीं हुआ, यहाँ के लोगों को नौकरियाँ क्यों नहीं मिली, तब ये जो वंशज हैं बड़े बड़े नेताओं के, ये सब लोग आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। तो मतलब आप नाम के वास्ते दिस इज माय एरिया ये कहने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन उस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो टिकट को लेकर आप मतलब टिकट मुझे नहीं लगता आश्वस्त हैं? आश्वस्त उतना ही हूँ जितना और बाकी लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 25 के आसपास या उससे ज़्यादा लोगों ने यहाँ से अप्लाई किया है। जी बिल्कुल, तो 35 हो सकते हैं वो। हाँ, मतलब 2500 के करीब पूरे राज्य भर से हैं, ये तो अखबारों के माध्यम से पता लगा। तो आश्वस्त इतना हूँ कि देखिए, मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरे इस परिवार से संबंध है, मेरे माता पिता दादा परदादा कोई बड़े राजनीति में रहे हैं, मैं उनके नाम पे कोई टिकट नहीं मांग रहा, ना चुनाव में आ रहा हूँ। मैं यहाँ बता रहा हूँ अपना काम जो मैंने 13 साल में किया, और आने वाले समय में मैं क्या करने वाला हूँ ये बता रहा हूँ। जिस तरह लोग मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, लोग गांव में जाता हूँ तो लोगों को लगता है कि हाँ ये बात ठीक कर रहा है, करेगा, और थोड़ा विश्वास और उनकी आंखों में जो अच्छा सर एक बीच में कहूँगा आपको मैं जी, पिछले 10 चुनाव से, चरखी दादरी की बात कर रहा हूँ मैं जी, पिछले 10 चुनाव से सिर्फ 2004 में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी विधानसभा में जी, यानी कि नो इलेक्शन कांग्रेस यहाँ से हार गई है जी। कम शब्दों में अगर आपसे बात करूँ तो कहाँ कमी मानते, क्या कांग्रेस के कैंडिडेट कमजोर उतारे कांग्रेस ने, या कांग्रेस में ही कमी थी? क्योंकि नो इलेक्शन हारना बहुत बड़ी बात है जी। जी, जिससे मतलब मैं सिर्फ वो जो लास्ट लाइन थी वो पूरा कर देता हूँ। जिससे लोग मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि पार्टी भी मेरे पे विश्वास करेगी, मुझे टिकट देगी जी। अब बात आ जाती है 2004-05 के बाद हम यहाँ कांग्रेस के कोई कैंडिडेट जीता नहीं, उससे पहले भी नहीं जीता। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अपना एक तरीका है चुनाव लड़ने का। आप देखें तो पूरे राज्य में आज की डेट में भी कोई संगठन की या कोई टीम ऐसी नज़र नहीं आती है, और हर जगह ऐसा ही होता है कि कैंडिडेट बेस्ड चुनाव लड़ते हैं, वो हवा के ऊपर चुनाव लड़ने की कोशिश रहती है। तो ऐसा तरीके में कई बार क्या मतलब अधिकतर बार आपको हार का सामना करना पड़ता है। बीजेपी चाहे कुछ भी कहें, वो थोड़ा थोड़ा अपना कैडर टाइप बनाने की कोशिश में लगी रहती है। कांग्रेस के लोग जरूर हैं, मैं गांव में जाता हूं तो लोग अंदर लेके जाते हैं, बोलो देखो जी हमने तो इंदिरा गांधी, नेहरू साहब सब लगे हैं। लेकिन फिर भी ये है कि कांग्रेस पार्टी को भी अपने आप को बहुत एफिशिएंट बनाना होगा, लोगों को ग्राउंड पे रहना होगा। हवाई जो बात हम अपने दादरी के लिए कह रहे थे, ये इसका इलाका था जी, इसका था जी, इसका था जी, लेकिन एक्चुअल में जब प्रॉब्लम आती है तो किसी का नहीं था जी। तो आपको लोगों के बीच रहना होगा, ग्राउंडेड काम करना होगा। आप सोचिए पूरे नेशन का, काम करिए गांव स्तर पे। तो वो कोशिश जब तक नहीं होगी तब तक कांग्रेस पार्टी का मुझे लगता है कि ये एरिया तो चलो अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन आप ये कहें कि कौन सा एरिया कांग्रेस पार्टी का है, तो मुझे लगता नहीं कि हरियाणा में कोई आप एक नाम या 2 नाम ले पाए। हाँ, नेताओं के अपने एरिया जरूर हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ काम किया है, तो नेताओं के नाम बड़े स्तर के नेता हो गए। हाँ, नाम के नाम पे, ये नेताओं के नाम पे कोई एरिया जरूर फिक्स है। कांग्रेस पार्टी का कोई एरिया डिफाइंड है कि इस जगह तक कांग्रेस बनेगी, ऐसा तो नहीं है। और ये तो मैं खुशकिस्मती मांगता हूँ कि बीजेपी का भी कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं इक्वल लेवल की सीट 2004 के बाद हमेशा विपक्ष में रही है। कभी निर्दलीय बन गए, कभी दूसरी पार्टियों के बन गए। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो यहाँ से इनेलो के बने शुरुआत में, फिर दोबारा कांग्रेस सत्ता में आई तो अजका पार्टी जो भजनलाल जी ने बनाई थी उसके पार्टी से बन के कांग्रेस में शामिल हो गए। नहीं, फिर हुआ फिर इलेक्शन हुआ 2014 में, तो यहाँ से फिर अलग बन गए। फिर 2019 में हुआ तो यहाँ से निर्दलीय बन गए। तो मतलब दादरी का दुर्भाग्य है जी ये। नहीं, दुर्भाग्य नहीं है। जनता बहुत ही दूर की देखने वाली है। दादरी के लोग बहुत पॉलिटिकल शाने लोग हैं। आप देखिए, आपको लगता है कि चुनाव जीतने वाला दूर था सत्ता से, लेकिन हर बार सत्ता में शामिल लोगों को ही जितवाया है। पिछली बार निर्दलीय थे, लेकिन बीजेपी के साथ। पब्लिक आपके काम पे चुनती है। देखिए, काम पे, आपकी छवि पे ऐसे चुनती है। पब्लिक कभी ये नहीं कहती कि आप देखिए, जैसे मैं वोटर हूँ और आप कैंडिडेट हैं, आपने अपने बारे में बताया कि आप ये काम करेंगे, तो 2 तरीके के वोट हैं। एक तो पार्टी विशेष के वोट हैं जो पार्टी के नाम पे ही डलते हैं। दूसरा लोग कहते हैं कि नहीं यार, आदमी अच्छा है, अच्छा काम किया है, इसके साथ बुरा हुआ है, ऐसे
ऐसे माइंडसेट भी बनता है। तो पिछली दीपक बार जी, शायद भावनाओं का वोट था। जो हमारा पहला इंटरव्यू था हमारे चैनल पर, हाँ, तब आपने कहा, दादरी विधानसभा के वासियों को एक संदेश दिया हाँ, कि अगर आपको टिकट मिलती है हाँ, और आपको जन आशीर्वाद मिलता है जी, तो दवाई, पढ़ाई और कमाई। हाँ, फिर हमने एक और इंटरव्यू किया, उसमें आपने कहा कि 20,000 नौकरियां, बहुत बड़ा वादा कर रखा आपने हमारे चैनल बिल्कुल, पर। बिल्कुल। और मैं, आप अगर भगवान की दया से आपको टिकट मिलती, जीतते हो, तो ये मुद्दा जरूर उठाऊंगा। अगर आपने ना दोगे तो मैं सबसे पहले ये मुद्दा उठाऊंगा। मैं- तीसरे इंटरव्यू में आपने कहा हाँ, कि चरखी दादरी विधानसभा को एक बड़ा उद्योग यहाँ हम लगाएंगे। जी, तो आज इस चौथे इंटरव्यू में दीपक जी के पिटारे में क्या है जो इनसे अलग वो दादरी की जनता को देंगे? जी, देखिए, मैं सिर्फ 3 ही चीजों को बता रहा हूँ। नहीं सर, इनके अलावा इनके आपको अलावा ही बता ऐसा रहा हूँ। बताओ कि दादरी को हम ये सौगात देंगे अगर हमें देखिए, मिलता है तो सौगात ऐसा नहीं है, मेरा पिटारा कोई जादूगर का पिटारा तो है नहीं, और ना ही मोदी जी की तरह मैं जुमलों पे काम जी। करता हूँ। मैं तो उतना ही कह सकता हूँ जितना मेरे दम है, एज ए MLA एक व्यक्ति कर सकता है, उतनी ही बात करता हूँ। जी देखिए, 2 चीजें का जो जिक्र आपने किया, 20,000 नौकरियों का और उद्योग का, जी, वो सारे तीसरा भी है वो दवाई, पढ़ाई और नहीं, कमाई। नहीं, हाँ मैं जी। 2 चीजों का आपके इंटरव्यू में विशेषकर हमारा जिक्र हुआ, वो दोनों कमाई के क्षेत्र से रिलेटेड है, जी वो नौकरी रोजगार से संबंधित है। अब मैं आपकी बात कर देता हूँ कि पढ़ाई के बारे में। जी पढ़ाई के बारे में देखिए, कहीं भी पढ़ाई होती है, 2 तरह से पढ़ाई की जाती है। हम राजनीति में ये कहते हैं कि पढ़ाई, शिक्षा देना भी राजनीति का काम है। 2 तरह की शिक्षा आप किसी भी सिस्टम में दे सकते हैं। एक ये दे सकते हैं कि आप सिर्फ लोगों को डिग्री, जी। जो करिकुलम है उसकी पढ़ाई करवा दें और डिग्री दे दें, ऐसी शिक्षा हमारे सरकारी हरियाणा ऐसे में हिल रही है अब भी। ये मतलब थोड़ा बारिश में भी थोड़ा टूट गया, लेकिन देखिए जल्दी ही सुधार होगा, उम्मीद कब है इसमें। पता ही नहीं, काफी समय हो गया हमें भी देखते हुए शायद इसको हो तो। सकता है कि आप जब मेरी खिंचाई कर रहे हो कि इतना आपने वो नहीं दिया, नौकरी नहीं दी 2 साल के बाद, तो मैं कम से कम कह पाऊंगा, देखिए जी गाड़ी तो नहीं हिल रही ना। तो लेकिन मतलब आपके राज्य में रोड अच्छे बन जाएंगे। सब चीजें करने की कोशिश करेंगे। मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपका ये डिजिटल प्रूफ है, ये लेके आप मुझे बार बार हर रोज मेरी नींद भी मतलब आप मेरे को डिस्टर्ब करते रहें, बताते रहें कि भाई काम नहीं किया, काम नहीं किया। मैं पढ़ाई में, मैं कह रहा था आपको, 2 तरह की पढ़ाई होती है। एक आप डिग्री पे बात कर लीजिए, डिग्रियां मिलती रहें, आपको सर्टिफिकेट मिलते रहें। उस तरह के बहुत से, कहीं हार्ट ऑन खोल रखा है, कहीं हार्ट ऑन का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जुबान पे नाम आ गया। कंप्यूटर कोर्स का मीनिंग तो क्या है? प्राइवेट संस्था है ना? नहीं, उसमें हरियाणा का भी है नहीं, ना, वैसे उसका- कुछ है, प्राइवेट में ही प्राइवेट में गिना जाता है, हाँ, लेकिन जी, जी। वो उपक्रम जो है वो सरकार का है। हम्म। हरियाणा सरकार हाँ, में ही बिल्कुल। उसमें सब वो मतलब हेड है जी। या जो बड़े लोग हैं वो सब हरियाणा सरकार की तरफ से है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है। तो आप जैसे उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें एक कंप्यूटर कोर्स कराया जाता है, सर्टिफिकेट दे दिया, बिल्कुल, बिल्कुल। बस इतना ही है ना कि आप जॉब के लिए अप्लाई हाँ कर जी, हाँ जी। आज की डेट में मेरे दफ्तर में 6 व्यक्ति आके डाटा एंट्री करते हैं। डाटा हाँ, एंट्री का मैंने मतलब देखा, क्या है? मैं आप आज भी गए, देखा मैंने, बिल्कुल। तो वो लड़के कौन हैं? वो सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4 साल पहले कभी कोर्स किया था। अब उनसे पूछ लिया जाए उसका यूज क्या हुआ, मेरे ख्याल से पहली बार यूज कर रहे हैं उसका। तो द थिंग इज कि आप सर्टिफिकेट तो दें, लेकिन सर्टिफिकेट के साथ साथ हमें ये देखना होगा कि उसकी यूटिलिटी क्या है, वो किस चीज़ में काम आएगा। डाटा एंट्री के इतने बड़े बड़े एंटरप्राइजेज हैं, गूगल जैसी कंपनी भी अरबों रुपए साल का बजट डाटा मैनेजमेंट में देती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? उसके लिए कितने लोगों की जरूरत है? बहुत लोगों की जरूरत है। सिर्फ आपको वो लिंकेज करना है। वो लिंकेज होगा पढ़ाई के द्वारा। पढ़ाई का मतलब कतई ये नहीं है कि हम सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे। पढ़ाई का मतलब है कि हम उनका स्किल बढ़ाएंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको अवसर मिलता है तो आप सबसे पहले पढ़ाई पर जोर दोगे, ताकि बच्चे पढ़ेंगे तो सरकारी जॉब की तरफ, सरकारी नहीं मिलती है तो 20,000 तो आप दे ही रहे हो जी, वो चाहे किसी भी वे में दे वो आप। जी। आपका जो लिंकेज है ना, लिंकेज का सबसे बड़ा चैनल पढ़ाई है। जी। रोजगार एक जगह का काम है, रोजगार में कोई लिंकेज की कोई बड़ी जरूरत नहीं, एक जगह आपने किया बन गया। दवाई का कोई बड़े लिंकेज की जरूरत नहीं, पढ़ाई आपका लिंक स्थापित करता है। जी। आप यहाँ से वहाँ, यहाँ वहाँ जाना है तो सबके बीच में जो लिंक है, जो सीडी है, वो पढ़ाई और ट्रेनिंग ही है। तो मुझे लगता है पढ़ाई के क्षेत्र में जब सितंबर में
जब आचार संहिता लग जाएगी और तब मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी। हमारे जो सर्वे है हमारे रिव्यू करने तो के लिए। अगला जो पिटारा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही खुलेगा आपका? नहीं, पिटारा नहीं, पिटारा तो ये होता है कोई नई चीज़ बोलूँ, लेकिन ये जरूर है कि जो मैं एक एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार से आपको बताऊंगा जो जो दिमाग में। और ऐसा नहीं है, एंड रिजल्ट फिक्स है कि हमने पढ़ाई, कमाई और दवाई के क्षेत्र में काम करना है। आज सोचने वाला मैं या मेरी छोटी सी टीम हो सकती है। आपका रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा तो मेरे आप हाथ भी खोलेंगे। मैं विदेशों से लोगों को सहायता के लिए ज़रूर बुलाऊंगा, देश विदेश से बुलाऊंगा। तो हो सकता है प्लान में चेंज भी आएंगे, लेकिन एंड रिजल्ट फिक्स है कि हम इन तीनों चीज़ों पे काम करके और रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाएंगे। जी।